हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हमें विदित है, हमने राजस्थान का भूगोल है इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू कर रखी है और इसमें 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए। संभागीय व्यवस्था, क्षेत्रफल स्थिति एवं विस्तार तथा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनके बारे में काफ़ी विस्तार से हमने पढ़ लिया है। और ठीक इससे पहले 2 वीडियो में हमने भौतिक स्वरूप है इससे संबंधित 4 भौतिक भाग हैं, भौतिक प्रदेश हैं, इनको काफ़ी विस्तार से हमने पढ़ लिया है। लेकिन कई बार क्या है कि प्रश्न बनाने वाले एग्जामिनर होते हैं जो कुछ इसमें से ऐसे शब्द निकाल कर लाते हैं जो कि शायद हमने सुने न हों। हालांकि आजकल आप सब ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि ऐसा कोई शब्द नहीं है जो आपने नहीं सुना है, लेकिन फिर भी क्या पता कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिन्होंने नहीं सुना हो। तो मैं इस शब्दावली के माध्यम से, जैसा कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है, पूरा टॉपिक कवर करने के बाद एक ऐसी शब्दावली लेकर आते हैं जिसमें से अगर कहीं कोई शब्द छूट गया है वो इसमें पिरोने का प्रयास करते हैं। तो इस महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसके माध्यम से अगर इस भौतिक स्वरूप से संबंधित कुछ बातें जो बच गई हैं वो इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जो शब्द यहाँ हम पढ़ेंगे वो शब्द कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। उन्हीं शब्दों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, ज़्यादा फालतू के शब्द नहीं समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो संरचनात्मक दृष्टि। हमने संरचनात्मक दृष्टि से पूर्ण रूप से समझ लिया पिछले वीडियो में। फिर भी प्रश्न पूछते समय संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के जो 4 प्रदेश हैं ये भारत के किस भाग के हिस्से में आते हैं। तो भारत के 2 हिस्से हैं, एक तो उत्तर का विशाल मैदान और एक प्रायद्वीपीय पठार जो कि दक्कन का पठार भी कहलाता है, दक्षिणी भारत में स्थित है। इन दोनों के ही 2 भाग राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं ये हिस्से माने जाते हैं। जैसे एक तो उत्तर पश्चिम का मरुस्थल, एक पूर्वी मैदान, ये 2 भाग मैदानी इलाकों के माध्यम से भारत का जो उत्तर का मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान गंगा यमुना दोआब वाला, उसके भाग माने जा सकते हैं। और एक अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा पठारी प्रदेश, ये जो दूसरा और चौथा, पठारी प्रदेश हाड़ौती वाला और एक प्रायद्वीपीय अरावली पर्वतीय श्रृंखला, ये 2 भाग सीधे ऐसे समझ लो जो पथरीले भाग हैं वो पथरीले भाग के हिस्से हैं। पथरीला भाग कौन सा है? दक्कन का पठार है। तो दक्कन के पठार के हिस्से कौन से हैं? प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से एक तो दक्षिण पूर्वी भाग यानी हाड़ौती का पठार और एक अरावली पर्वतीय प्रदेश, तथा मरुस्थल वाला इलाका और पूर्वी मैदान, ये किसके हिस्से हैं? भारत का उत्तर का जो विशाल मैदान है उसके। तो ये 2 भाग हमने पीछे भी समझ लिए थे। एक बार पुनः प्रश्न में इसी प्रकार से पूछे लिखे गए थे और उसी भाषा में मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जिस भाषा में प्रश्न पूछे गए हैं पीछे की परीक्षाओं में। झालावाड़ से बीकानेर की तरफ सीधी रेखा में पूर्ण रूप से हमने समझ लिया, लेकिन प्रश्न पूछते समय हमारा माइंड है इसको जांचने के लिए कई बार पूछते हैं कि झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में जाने पर कौन कौन से भाग क्रम से आते हैं। तो झालावाड़ हमें राजस्थान का मानचित्र है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जो हाड़ौती का पठार है, झालावाड़ सबसे दक्षिण, ये दक्षिण राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान, इन दोनों के ठीक मध्य में यहाँ इस जगह झालावाड़ है। तो झालावाड़ से जब बीकानेर की तरफ इस प्रकार बढ़ते हैं बीकानेर की तरफ, तब कौन कौन से भाग आते हैं उनको क्रम से लिखना है। हालांकि बहुत सारे भाग हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग। एक तो हाड़ौती का पठार, सबसे पहले हाड़ौती का पठार है यहाँ, दक्कन का पठार, फिर बनास नदी,
बनास नदी आती है, और फिर मध्य अरावली यानी अजमेर, मध्य अरावली अजमेर यानी बीच वाला हिस्सा, अरावली का बीच वाला हिस्सा, ये बाद में आता है। तो सबसे पहले हाड़ौती का पठार है, फिर बनास नदी या बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली, और उसके बाद में अगर पूछें और भी आ सकता है अर्ध शुष्क प्रदेश है या नागौर उच्च भूमि, कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आगे देखिए, भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रम। उत्तर से दक्षिण, ये तो झालावाड़ से बीकानेर की तरफ ऐसे दिशा बताई थी। अब की बार उत्तर से दक्षिण का मतलब होता है उत्तर ये उत्तरी दिशा, ये दक्षिणी दिशा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ जब आते हैं तब किस प्रकार से कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं उनको हम पार करते हुए आते हैं। तो सबसे पहले उत्तर गंगानगर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी है, और फिर शेखावाटी सीकर की तरफ, पहले उत्तर में घग्गर नदी, फिर चूरू सीकर वाला इलाका शेखावाटी आ गया, और फिर नागौर उच्च भूमि जो कि राजस्थान के लगभग बीच में स्थित है, फिर विंध्य श्रेणी, और फिर लूनी बेसिन, विंध्य श्रेणी के बाद लूनी बेसिन, लूनी नदी, फिर बनास बेसिन, और फिर माही बेसिन। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं। तब यदि ये नाम अगर दे रखे हैं एबेसेद में, तब इनका क्रम सबसे पहले घग्गर नदी, और दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले माही बेसिन, फिर बनास बेसिन, फिर लूनी नदी, फिर विंध्य श्रेणी, और फिर नागौर उच्च भूमि, फिर शेखावाटी, और फिर घग्गर। और उत्तर से दक्षिण की तरफ आने पर इसका उल्टा कर दो। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया था। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं, इनका आधारभूत वर्णन किसने किया था? A.M. एरवन ने। आगे थार मरुस्थल है, इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिया, फिर भी इसमें से बहुत बार कोई ना कोई नया शब्द निकाल कर ले आते हैं और हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। तो इसमें से कुछ शब्द और मैं यहाँ लाया हूँ। जैसे इसका विस्तार भारत में कितना है? ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल है। तो 85% हिस्सा थार मरुस्थल का भारत में है और 15% हिस्सा पाकिस्तान में। 100 में से 15 पाकिस्तान में और 85% हिस्सा भारत में है। और भारत में भी जो भारत में स्थित कुल क्षेत्रफल है, भारत में इसका कुल क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि अन्य राज्यों में, राजस्थान में तो है लेकिन राजस्थान के अलावा भी है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात, यहाँ भी थार मरुस्थल फैला हुआ है। तो इस कुल क्षेत्रफल में से राजस्थान में 62% हिस्सा है। शेष कितना बचा? 38% हिस्सा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है, जबकि 62% राजस्थान में अकेले में है। उत्तर पश्चिम में स्थित, हमें पता है उत्तर पश्चिम में मरुस्थल है, उत्तर पश्चिम में स्थित है राजस्थान के और भारत के भी। और यहाँ 640 किलोमीटर लंबा, कितना है ये? 640 किलोमीटर लंबाई में और 300 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित क्षेत्रफल में स्थित है मरुस्थल। इसका कुल क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों एक बार है। कुल क्षेत्रफल कितना है थार के मरुस्थल का? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता सर्वाधिक का मतलब क्या हुआ कि अन्य जो मरुस्थल हैं उनकी तुलना में यहाँ जीव जंतु ज़्यादा है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। ज़्यादा जैव विविधता पाए जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? रुक्ष क्षेत्र है। थार मरुस्थल के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने के कारण, अचानक वर्षा होती है, तो वर्षा होने के कारण बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि है, उसके गर्त जल से भर जाते हैं। निचली भूमि का मतलब होता है बालू का स्तूप, ये टीले हो गए, रेत के टीले,
और जहाँ ये नीचे निम्न भूमि है, ये तो टीला बन गया, लेकिन टीले के सहारे यहाँ जब हवाएं चलती हैं तेज, तब मिट्टी होती है वो कटकर ऐसे गड्ढा बन जाता है। मिट्टी कटकर ऊपर की तरफ चली जाती है, यहाँ टीलों के ऊपर। क्यों चली जाती है? क्योंकि यहाँ हवा तेज़ होती है और जैसे जैसे तेज़ होती है अपने साथ मिट्टी उठाती है, और जब इस टीले के ऊपरी छोर पर पहुँचती है तो यहाँ मिट्टी हवा की गति है वो मंद हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिस वजह से ऊपर मिट्टी को ले तो जाती है, लेकिन वहाँ हवा की गति, वायु की गति है वो मंद होने के कारण, कम होने के कारण मिट्टी का कण वहीं रुक जाता है। तो इस प्रकार ये टीले आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, और जो हवा की गति यहाँ तेज़ है तो यहाँ गड्ढे बन जाते हैं, गर्त बन जाते हैं, और इन गर्त को ढांड कहते हैं दोस्तों। और यहीं इन गर्त में जब वर्षा होती है तो एकदम से पानी इकट्ठा हो जाता है और पानी से भर जाते हैं ये गड्ढे। तब इनको क्या कहते हैं? मरहो। एकाएक निचली भूमि है उसके गर्त जल से भर जाते हैं, इन मध्यवर्ती गर्त को मरहो के नाम से पुकारते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है। जब ये गड्ढे भर जाते हैं, पानी होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर पानी है तो पानी के पास में हरियाली भी पनपेगी। छोटी जो वनस्पति है वो वनस्पति यहाँ विकसित होगी, जिसके कारण इसे नखलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नखलिस्तान। तो ये शब्द मरहो, नखलिस्तान है, रुक्ष क्षेत्र है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, भूजल वायविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि यहाँ सब कहते हैं कि टेथी सागर हुआ करता था, तो फिर ये जो मरुस्थल है ये कब बना? तो इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है, भूगोलवेताओं ने मानना है कि यहाँ 7000 वर्ष पूर्व, आज से 7000 वर्ष पूर्व के लगभग यहाँ मरुस्थल नहीं था। थार रेगिस्तान में 3 शहरों, ये देखिए 3 शहर, कई बार पूछा गया ये प्रश्न। 3 शहर हैं जो रेगिस्तानी त्रिकोण बनाते हैं। थार मरुस्थल के 3 शहर हैं जो रेगिस्तानी त्रिकोण बनाते हैं। कौन कौन से शहर हैं वो? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। रेगिस्तानी त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? ये पूरा रेगिस्तानी इलाका, इसमें ऊपर की तरफ यहाँ बीकानेर, यहाँ जैसलमेर और यहाँ जोधपुर, ये तीनों रेगिस्तान में स्थित शहर हैं। इनको जब इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये त्रिकोण बनता है। इसी त्रिकोण की वजह से इसे रेगिस्तानी त्रिकोण कहते हैं। और समुद्र तल से जो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल इस प्रकार से तो है, तो इस थार के मरुस्थल की ऊंचाई दक्षिणी भाग में तो 200 मीटर, समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा है, जबकि उत्तरी भाग है ये लगभग 300 मीटर ऊंचा है। तो ढाल है यहाँ से इस तरफ है, इस मरुस्थल का ढाल ऐसे है। क्यों है? क्योंकि इस तरफ तो समुद्र तल से सिर्फ 200 मीटर ऊंचा है, जबकि उत्तर की तरफ 300 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतर आ गया 100 मीटर का। 100 मीटर का अंतर होने की वजह से पानी अगर यहाँ गिरेगा तो वो सीधा सीधा ढाल की तरफ इस साइड में आएगा और अरब सागर में जाकर समा जाएगा। मरुस्थल में जो भी इस क्षेत्र की नदियाँ हैं वो सारी की सारी अपना सिर्फ घग्गर नदी को छोड़कर बाकी नदियाँ, लूनी बेसिन है, लूनी की सहायक नदियाँ अपना पानी अरब सागर में जाकर गिराती हैं। यह वर्तमान राजस्थान के 16 जिलों में स्थित है, फैला हुआ है। पहले 12 जिले हुआ करते थे, अब 16 जिले हो गए हैं, क्योंकि 41 जिले बन गए। अब गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, हल्द्वानी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का जो उत्तर पश्चिम भाग है वो डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, इस प्रकार से 16 जिलों में अवस्थित है। इसमें गतिशील रेत के टीले पाए जाते हैं। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, यहाँ आंधियाँ चलती हैं और आंधियाँ चलने से रेत है वो एक जगह से
उठकर दूसरी जगह चली जाती है। तो इस प्रकार जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ टीले बन जाते हैं, और जहाँ से रेत उठी है यानी निकल गई, जहाँ से रेत चली गई वहाँ गर्त बन जाते हैं। इन टीलों को जहाँ रेत इकट्ठी हुई, जमा हुई, उन वहाँ टीले बन गए। और इन टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दरियन भी कहते हैं, टीले भी कहते हैं और दोहरे भी कहते हैं। ये टीले हैं, टीले, दरियन, दोहरे कुछ भी कहते हैं अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। इनके अधिक फैलाव के कारण इसे थली, अगर ज़्यादा ये रेतीले टीले ज़्यादा फैल जाते हैं तब इसको थली भी बोलते हैं। थली का मतलब होता है रेत ही रेत। आपने सुना होगा थलिया, थलिया शब्द सुना है, यानी थली जहाँ रेत ही रेत हो चारों तरफ, वो थली कहलाती है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार, ये देखिए बहुत ही ध्यान से सुनिए, वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति के पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है। ये टीला है, मान लेते हैं ये टीला है, और आंधियाँ चली, इस साइड से आंधी आई तो आंधी अपने साथ यहाँ जो मिट्टी के कण हैं उनको अपने साथ उड़ा कर लाती है और आगे इनको अपने साथ ले जाती है। लेकिन जब ये यहाँ तो ठीक गति से आ रही है, लेकिन जब ये इस रेतीले टीले के ऊपर पहुँचती है तो यहाँ इसकी गति थोड़ी मंद पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। हवा की गति कुछ कमज़ोर पड़ जाती है, तो वो कण जो मिट्टी का कण था वो यहाँ तो इनके साथ आ गया क्योंकि यहाँ इसकी गति तेज़ थी, लेकिन जैसे ही आगे इसकी गति मंद हुई तब यहाँ छोड़ देने से ये टीला आगे से आगे यहाँ आगे खिसकना शुरू हो जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा और ऊंचाई भी ज़्यादा लेगा। लेकिन ये जो यहाँ रेत इकट्ठी की है ये हवा अपने साथ कहाँ से लाई? इसके इर्द गिर्द यहाँ से उठा कर लाई है। तो जहाँ से रेत उठी है वहाँ गर्त बन गए, वहाँ गड्ढे बन गए, और जहाँ इकट्ठे की वहाँ टीले बन गए। तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। जो ये गर्त बने इनको ढांड कहते हैं, और जो ये ऊपर ऊंचाई पर जाकर मिट्टी रुकी है उसको टीला कहते हैं, या टीले का सिरा, शिखर। तथा इसके दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहते हैं। अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह, जहाँ पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड इसी रेगिस्तान में गिरे हैं। रेगिस्तान के बारे में लिखा है। एक बार प्रश्न पूछा था दोस्तों इसी प्रकार से कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले मेहमान हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, उनकी पसंदीदा जगह बन चुकी है। ये क्यों बन चुकी है? क्योंकि पिछले एक दशक में, यानी दशक का मतलब 10 वर्ष, 10 वर्षों के पीरियड में उल्कापिंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं। सर्वाधिक उल्कापिंड रेगिस्तान में गिरे हैं। तब उनको अध्ययन करने के लिए कुछ सामग्री मिल गई। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को, ये थार है, धार नहीं है, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहते हैं। 15% हिस्सा पाकिस्तान में है और 85% हिस्सा भारत में है। तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। रफ़ीक मुगल, आपने नाम सुना भी होगा, उन्होंने लिखा था थार मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है दोस्तों, क्योंकि सबसे अधिक, हालांकि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? इसी क्षेत्र में पाई जाती है। 61% के लगभग क्षेत्र है, जबकि यहाँ 40% जनसंख्या पाई जाती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जनसंख्या छितरी हुई है, कम है, कम जनसंख्या थार के मरुस्थल में। लेकिन पूरे विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनसे तुलना की जाए, चाहे सारा मरुस्थल है, चाहे गोबी मरुस्थल है, चाहे कौन सा भी है, पेंटागोनिया, जहाँ भी जो भी मरुस्थल है उन सब मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी थार मरुस्थल में है। इसमें 41.5% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जबकि 59.5% भाग बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। मैंने पिछले वीडियो में बालू का स्तूप मुक्त और युक्त दोनों क्षेत्र दिखाए थे मानचित्र के माध्यम से। यहाँ
मैं पुनः बता देता हूँ कि 41.5 ये बालू का स्तूप मुक्त है, यानी यहाँ स्तूप नहीं है। जिस प्रकार से पठार होता है, पठार में पर्वत नहीं होते हैं। पठार और पर्वत दो प्रकार से होते हैं। दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार है। हमारे राजस्थान का चौथा भाग कौन सा? हाड़ौती का पठार है। जबकि बीच में हम जल विभाजक रेखा के रूप में काम करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। तो अरावली पर्वत श्रृंखला और जो हाड़ौती का पठार है उसमें क्या फ़र्क है? पठार होते हैं उसमें पर्वत की शिखर नहीं होते हैं, चोटियाँ नहीं होती हैं, बल्कि ये तो मैदान और ये चोटियाँ, इनके बीच का लगभग बीच की ऊंचाई लिए हुए एक समतल मैदान सा होता है। पठार वाला हिस्सा होता है वो एक मैदान जैसा ही होता है, लेकिन उपजाऊ मैदान वो मैदान नहीं है। ये पथरीला मैदान है। तो ये पठार है, मैदान जैसी आकृति बनाए हुए बीच का हिस्सा होता है। ठीक उसी प्रकार से रेतीला टीला तो ये हो गया, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले पर्वत जैसे। लेकिन ये जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, आप जब उस क्षेत्र में कभी जाओ जीवन में तब देखना, वहाँ टीले नहीं है, हालांकि मिट्टी है, लेकिन गांव दूर दूर तक गांव दिखाई देते हैं। समतल है, वो रेगिस्तान का इलाका है लेकिन वो समतल है। जबकि 59.5% भाग वो टीलों से घिरा हुआ, यानी रेत के टीले काफ़ी ऊंचे हैं। वर्तमान फलोदी जिले के बाप गांव के आसपास, बाप जिला पहले बाप तहसील पहले गाँव हुआ करते थे जोधपुर में, अब फलोदी जिले में आ गई है। तो ये बाप गांव है, इसके आसपास गोल शस्त्र तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। ये भी बोल्डर बेड वाला भी कई बार पूछा गया दोस्तों, बाप बोल्डर, यानी ये बाप पहले जोधपुर ज़िले में हुआ करता था, अब फलोदी में है। इनसे संबंधित जिला कौन सा है पूछते हैं कई बार। इसमें अर्धशुष्क मैदान के जो थार का मरुस्थल है, इसमें अर्धशुष्क मैदान के लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है? लूनी बेसिन वाला, अर्थात हमारी ये अरावली पर्वत श्रृंखला। इसको एक बार रफली रूप में ऐसे समझ लेते हैं। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, इस साइड में हाड़ौती का पठार और इस साइड में कौन सा? थार का मरुस्थल है। अब ये जो थार का मरुस्थल है और इस साइड में हाड़ौती का पठार है, यहाँ जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, ये तो ज़रूरी नहीं कि थार का मरुस्थल कोई 50 किलोमीटर दूर जाकर बना है और हाड़ौती का पठार है ये कोई 50 किलोमीटर दूर जाकर बना है, नहीं। इनकी भी सीमाएँ हैं। थार का मरुस्थल है और अरावली पर्वतीय भाग है, इनके बीच में सीमा लगती है। तो जहाँ ये टकराते हैं, थार का मरुस्थल है और अरावली पर्वत श्रृंखला, वो इलाका गोडवाड़ प्रदेश, ये गोडवाड़ क्षेत्र ही कहलाता है दोस्तों। और यहाँ लूनी नदी भी यहीं से होकर गुजरती है। तो चाहे लूनी नदी बेसिन है ये समझ लो, चाहे इन दोनों के टकराने का स्थान जो क्षेत्र है वो समझ लो, ये गोडवाड़ है और इस साइड में हाड़ौती का पठार है और अरावली पर्वतीय श्रृंखला है। इसके बीच यहाँ जो जब ये टकराते हैं तो यहाँ एक भ्रंश घाटी बनती है, महाभ्रंश घाटी, यानी यहाँ काफ़ी गड्ढे बने हुए हैं, क्योंकि ये पठार ये भी पत्थर इनके बीच में जब ये दोनों टकराते हैं, इनकी जो सीमा बनती है वहाँ गहरी खाई है, उसको उत्खात भूमि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार है दोनों साइडों में अरावली पर्वत श्रृंखला के एक तरफ तो मरुस्थल है, एक तरफ पठार है, और दोनों के टकराने वाले क्षेत्र को सीमा जहाँ बनती है उनको एक तरफ गोडवाड़ कहते हैं, एक तरफ उत्खात भूमि। महाभ्रंश, वृहत भ्रंश नाम भी आता है कई बार। ये जहाँ दोनों टकराते हैं वहाँ की ज़मीन काफ़ी नीचे धंसी हुई ज़मीन है। इसमें पाए जाने वाले बालू का स्तूपों को कई नामों से जाना जाता है। बालू का स्तूप है, इनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। पवन की गति है,
एक तो उसके आधार पर है या फिर आकृति के अनुसार है। तो पवन की गति है उसके अनुसार इनको अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या रेखीय, तीनों एक ही नाम है। अनुदैर्ध्य भी कहते हैं इसको, पवनानुवर्ती भी कहते हैं और रेखीय भी कहते हैं। ये बालू का स्तूप होते हैं। इनका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है दोस्तों। जोधपुर एवं बाड़मेर जिले में भी इनका विस्तार है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 मीटर से लेकर 60 मीटर तक पाई जाती है। ध्यान रखना, ये मैं इनकी विशेषताएं बता रहा हूँ, एक बार पुनः सुन लीजिए। इनका विस्तार सर्वाधिक किस जिले में? जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम भाग में, और जोधपुर तथा बाड़मेर जिलों में भी इनका विस्तार है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 से लेकर 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनानुवर्ती स्तूप, पवन इस साइड से आती है, इसी क्रम में आगे स्तूप है पवन के अनुसरण करते हुए। अगर इस साइड से पवन आती है तो यहाँ बन गए, इस साइड से आती है तो यहाँ बन गए, यानी पवनानुवर्ती पवन होती है उसी के अनुक्रम में। पवनों की दिशा के समानांतर बनने के कारण इनको शीप भी कहते हैं। एक होता है बरखान या अर्धचंद्राकार, बरखान या बरछान भी कह सकते हैं इसको, अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। लगभग 20 से लेकर 35 सेमी संवर्षा रेखा होती है। हमारा अर्धशूषक मरुस्थल वहीं तो थी ये रेखा, संवर्षा रेखा। तो 20 से 35 सेमी जो संवर्षा रेखा है उसके पश्चिमी क्षेत्रों में 10 से 20 मीटर की ऊंचाई, उनकी कितनी थी? 10 से 60 मीटर इनकी तो, और इनके बरखान है, इनके 10 से 20 मीटर ऊंचाई है। और लगभग फैलाव में कितने? 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई में फैले हुए होते हैं। ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन फैले हुए काफ़ी क्षेत्र में होते हैं। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान इन्हीं बरखान जो टीले हैं इन्हीं का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सबसे ज़्यादा गति करते हैं। हमारे चूरू जिले में भालेरी स्थान है, वहाँ इस प्रकार के टीले काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। भालेरी, चूरू, जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरणसर, देशनोक जो कि बीकानेर में स्थित है, बाड़मेर, बालोतरा, ओसियाँ, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, यहाँ पर इस प्रकार के ये टीले पाए जाते हैं। इनका अर्धचंद्राकार का मतलब है चंद्रमा ऐसे होता है, आधा चंद्रमा, और इसी प्रकार से ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पीछे से आते हैं, आगे यहाँ ऐसे गोलाई लिए हुए आगे अनुवर्ती हिस्सा इस प्रकार से होता है इनका। ये बालू का स्तूप होते हैं। ये मंद पवनानुमुखी ढाल तथा तीव्र पवन विमुखी ढाल वाले होते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। ये 10 से लेकर 40 मीटर की ऊंचाई लिए हुए होते हैं तथा इनके बीच की दूरी 500 से 1000 मीटर के लगभग होती है। और ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले स्तूप होते हैं। पवन अगर इस साइड से पवन आ रही है तो यहाँ बिल्कुल समकोण पर बनते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये स्तूप बनते हैं। ये बीकानेर हनुमानगढ़ का जो रावसर, हनुमानगढ़ की रावसर तहसील है, वहाँ भी इस प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। गंगानगर का सूरतगढ़ इलाका है, क्षेत्र है, वहाँ पर चूरू, झुंझुनू जिलों में इस प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। अगर इन टीलों के पास आप टीलों का जो आगे का हिस्सा होता है ढाल, वहाँ आप जाकर देखोगे तो बिल्कुल एकदम खड़ाई आती है, 90 डिग्री का कोण जिस प्रकार से बनता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे ये टीला है, और यहाँ एकदम से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये रुक जाते हैं। अब सामने से हम आएंगे, अगर इस साइड से आते हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे यहाँ हम आते हैं तो एकदम से नीचे ढाल में लुढ़क जाते हैं, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये तीन रूपता है गति के अनुसार। अब बाकी गति है उसी के आधार पर हमने 3 ये नाम लिए, अनुदैर्ध्य, बरखान, अनुप्रस्थ।
ये पैराबोलिक, शीप और तारा, ये आकृति के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए पैराबोलिक, ये राजस्थान के विपरीत या एयरपिन जैसा बालू का स्तूप होता है। ये एयरपिन नाम आया भी है, एक बार परीक्षा में पूछा गया था, एयरपिन जैसी आकृति वाले कौन से होते हैं, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। एयरपिन जैसी आकृति होती है इनकी, और इस प्रकार के बालू का स्तूप ज़्यादातर बीकानेर राजस्थान में पाए जाते हैं ज़्यादा, पर इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है वैसे तो, लेकिन ज़्यादा बीकानेर में। और ये अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती या रेखीय, ये ज़्यादा जैसलमेर में है। शीप, ये भी आकृति के आधार पर नाम रखा गया है शीप। तो ये हमने इस बरखान के बारे में चर्चा की थी। ये बरखान टीले किस प्रकार से, जब हवा आती है इस साइड से, ऐसी हवा आ रही है तो ये यहाँ से अपने साथ मिट्टी लाएगी, और ये मिट्टी आगे एकदम खड़ाई में नहीं, ये 10 से 20 मीटर ऊंचाई के ही होते हैं, लेकिन ये फैलाव में ज़्यादा होते हैं। ये मिट्टी इस प्रकार से फैल जाएगी, दोनों तरफ फैल जाएगी, और फिर टीले बनेंगे इस प्रकार से अर्धचंद्राकार। यहाँ ये निम्न नीचे, ये भूमि बहुत नीचे है और ये ऊंचाई है, यहाँ ऊंचाई है टीले की, और दोनों साइड में फैल रहे हैं। इस आकृति को, ये तो निम्न भूमि है नीचे, ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ हवा का बिल्कुल भी असर नहीं है, और यहाँ अगर बरसात होती है तो फसलें ठीक हो सकती हैं, यहाँ फसल हो सकती है, आगे की साइड है ये। और ये यहाँ से मिट्टी का कटाव करने की वजह से यहाँ कमज़ोर ज़मीन बन जाती है, और यहाँ मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ भी, हालांकि जो रेखीय बालू का स्तूप होते हैं उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से बालू का स्तूपों पर फसलें कम होती हैं। अब ये जो भुजाएँ हैं, हवा लगातार चलती रहती है, ये भुजाएँ इस प्रकार से दोनों तरफ बढ़ जाती हैं समांतर रूप से। दोनों तरफ जब ये समानांतर रूप से बढ़ जाते हैं तब ये शीप आकृति बनती है, इसलिए इनको शीप जैसी आकृति वाले बालू का स्तूप कहते हैं। एक होता है तारा बालू का स्तूप, और इसमें एक मैं ये बता देता हूँ, जो निम्न भूमि है यहाँ उपजाऊ होने के कारण, क्योंकि यहाँ हवा का असर नहीं है और न ये अलग से मिट्टी आकर गिरी है, यहाँ फसलें होती हैं, तो ये निम्न भूमि है, इसको रोही, रोही नाम आपने सुना होगा, रोही कहते हैं इसको। ये जो भूमि है उपजाऊ भूमि, इसको रोही कहते हैं। तारा बालू का स्तूप, ये जैसलमेर का जो मोहनगढ़ पोखरण के क्षेत्र हैं वहाँ, तथा सूरतगढ़ में, गंगानगर में सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ में, जैसलमेर के मोहनगढ़ में, पोखरण में, वहाँ तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्तूप होते हैं। ये मादा के चारों ओर जो बालू का स्तूप होते हैं ये तारानुमा आकृति में पाए जाते हैं। आगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, हाड़ौती प्रदेश, उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द ऐसे हैं दोस्तों जिनके बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ ज़्यादातर हमने थार का मरुस्थल है, इसके इर्द गिर्द जो प्रश्न बनते हैं अन्य, उनके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से यहाँ समझ लिया। और ये जो मैंने शब्द लिखे हैं, शब्द बोले हैं, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए शब्द हैं दोस्तों। बहुत ही ध्यान से पढ़ना इन शब्दों को। कोई भी शब्द अगर आपको इनमें से नहीं आए तो उसको अंडरलाइन करके समझने का प्रयास ज़रूर करना। अगर वीडियो वापस करके बैक करके फिर सुन सकते हैं अगर समझ में नहीं आए तो ये एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रश्न यहाँ से सीधे के सीधे पुटअप होते हैं। आगे पूर्वी राजस्थान, अरावली पर्वतीय प्रदेश है और हाड़ौती प्रदेश, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली लेकर मैं एक वीडियो छोटा सा और लेके आऊँगा, और उसके साथ हमारा ये टॉपिक पूरा लगभग कवर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। आज के लिए बस इतना ही। और यदि किसी प्रकार की कोई आपको कमी महसूस हो, मेरे बताने के तरीके में अगर सुधार की कहीं गुंजाइश हो तो आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा, वरना मेरे को पता नहीं कि मैं कहाँ कमज़ोर चल रहा हूँ। तो सुधार के लिए आप कमेंट
ज़रूर करना। अगर कमी है तो भी कमेंट करना, सुधार के लिए कमेंट करोगे तो भी वेलकम। अगर सही नहीं लगता है तो कारण सहित वो भी बता देना, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखा करो। खैर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।